ठीक है, देखो अभी। हाँ, पेज नंबर 1, पास्कल्स लॉ अभी। हाँ, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ सुना है? पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ। हाइड्रोलिक ब्रेक सुना है कि नहीं सुना? हाइड्रोलिक ब्रेक, हेलो? यस सर। सुना ना, हाइड्रोलिक ब्रेक सुना है? गाड़ियों की सर्विसिंग करवाने गए हो कभी? यस सर, मॉडल भी बनाया हमने। मॉडल भी बनाया? अरे वाह। अपने जो लोकल में सर्विसिंग करते हैं ना, उनके पास देखना, वो एक प्लेटफॉर्म होता है, गाड़ी उसमें खड़ी कर देते वो, और फिर प्रेशर देते तो वो गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है पूरा की पूरा ऊपर उठता है ना। एक ट्यूब के थ्रू लिक्विड रहता है उसमें, और फिर वो पूरा प्लेटफॉर्म आपका ऊपर उठ जाता है। देखा है कि नहीं देखा है? लोकल उसपे जो कंपनी के सेक्टर उसमें तो अंदर नहीं जाने देते, लेकिन जो लोकल में बनाते हैं, है ना, उस पे देखना कभी। तो वो हाइड्रोलिक सिस्टम पे, हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उनका, उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं उसको, हाइड्रोलिक लिफ्ट, है ना, जिसमें वो गाड़ी को खड़ी कर देते हैं और पूरा प्लेटफॉर्म आपका ऊपर उठ जाता है। तो वो सब किस पे बेस्ड है? पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है। हाइड्रोलिक ब्रेक सुना होगा तुमने, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, तो ये सब इसी से रिलेटेड है। अब ये है क्या पास्कल्स लॉ? पास्कल्स लॉ ये है कि इन incompressible fluid, if pressure is changed at a point, pressure is changed at a point, then it is transmitted in all, it is transmitted equal in all direction, transmitted equally in all direction, transmitted equally in all डायरेक्शन। ये जो प्रेशर आप किसी जगह पे अप्लाई करते हो या चेंज करते हो, तो वो पूरा की पूरा प्रेशर दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हो जाता है, पूरा की पूरा प्रेशर दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हो जाता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में। तो अब एयर तो इनकम्प्रेसिबल नहीं होती, इसलिए जो हाइड्रोलिक सिस्टम बनते हैं आपके, उसमें फ्लूइड मतलब लिक्विड डालते हैं उसमें, है ना। ठीक है, तो इन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इफ प्रेशर इज चेंज एट अ पॉइंट देन इट इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। इक्वली मतलब डिस्ट्रीब्यूट होके नहीं ट्रांसमिट होता, एक जैसा। ठीक है, जैसे एक मैं सिंपल सा यहाँ पे डिवाइस बना दूं इसको समझने के लिए। सपोज यहाँ पे एक पिस्टन मैंने लिया, और ये एक ऐसा डिवाइस है, और यहाँ पे पिस्टन है ऐसे, और इस पे 2-3 जगह पे हमने सेंसर्स लगा दिए हैं जो कि प्रेशर को मेजर करेंगे। एक सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, एक सेंसर इधर पे लगा हुआ है, ठीक है, एक सेंसर इधर पे लगा हुआ है, एक सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है ऐसा। ठीक है, ये सेंसर्स लगे हुए जो प्रेशर को मेजर करते हैं। और इसके अंदर सपोज हमने किसी फ्लूइड को रख दिया है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है यहाँ पे, दिस इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो इसके अंदर है।
ठीक है। अगर मान लो मैं यहां पर से कितना प्रेशर देता हूं, सपोज मैंने यहाँ पे प्रेशर दिया 20 पास्कल यहां से, तो इसकी रीडिंग भी कितनी आएगी, 20 पास्कल आएगी। इसकी रीडिंग भी कितनी आएगी, 20 पास्कल। इसकी रीडिंग भी कितनी आएगी, 20 पास्कल। और इसकी रीडिंग भी कितनी रहेगी, 20 पास्कल रीडिंग रहेगी। मतलब यहाँ पे आप जितना प्रेशर दोगे वो सेम प्रेशर हर डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यही है पास्कल्स लॉ। समझ गए ना पास्कल्स लॉ? यहाँ पे आप जितना प्रेशर दे रहे हैं वो सेम प्रेशर हर जगह पे पहुंचेगा। ठीक है, इक्वली ट्रांसमिट होता है सभी डायरेक्शन पे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पे। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पे एक जगह पे अगर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, सेम प्रेशर सभी जगह पे इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे आपने कितना अप्लाई किया, यहाँ पे दिस इज अप्लाइड प्रेशर, यहाँ पे आपने अप्लाइड किया 20 पास्कल, तो सभी जगह पे 20 पास्कल ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, देन इसका जो सिंपल यूज है, एक इसका सिंपल एक यूज हम देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे वर्क करती है, तो यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में, हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे वर्क करती है, सिंपल सा प्रिंसिपल, सिंपल सी एप्लीकेशन इसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट की। देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट ये कैसे वर्क करती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट यहाँ पे इस पे एक इधर पे नैरो ट्यूब रहती है और इस साइड पे एक लार्जर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की ट्यूब होती है। ठीक है, यहाँ पे पिस्टन लगी होती है और ये एरिया है यहाँ पे। ठीक है, इस पे अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो F1, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, यहाँ पर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2, तो यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू F2 के बराबर मिलेगा। तो बाय पास्कल्स लॉ जितना प्रेशर यहाँ पे दोगे उतना ही प्रेशर यहाँ पे आपको रिसीव होगा। मान लो यहाँ पर का प्रेशर P1 है और यहाँ पर का प्रेशर कितना है, P2 है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, यहाँ पे सिंस P1 इज इक्वल्स टू P2, तो यहाँ पे प्रेशर को आप कैसे लिख दोगे, F1 अपॉन A1, ये अप्लाइड फोर्स हो गया यहाँ पे, है ना। एंड P2 इज इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाय A2। सो देयरफॉर F2 की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी यहाँ पे, इट इज A2 अपॉन A1 इंटू F1, क्योंकि एरिया A2 ज्यादा है और एरिया A1 कम है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कम फोर्स, अगर आप लेफ्ट साइड पे कम फोर्स लगाते हो तब भी यहाँ पे आपको आउटपुट में ज्यादा फोर्स मिल जाएगा। जैसे मान लो ये वाला एरिया 2 मीटर स्क्वायर का है और ये वाला एरिया सपोज 10 मीटर स्क्वायर का है, तो बेटा मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया, इट इज 10 मीटर स्क्वायर अपॉन 2 मीटर स्क्वायर इंटू F1। और सपोज ये अप्लाइड फोर्स मैंने 20 न्यूटन का लिया यहाँ पे, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा यहाँ पे कैलकुलेशन करने पे, 5 इंटू 20 न्यूटन इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। मतलब यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में कितना फोर्स लगा रहे हैं, 20 न्यूटन का, और यहाँ पे कितने न्यूटन का फोर्स मिल रहा है आपको, 100 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है। हाँ, लेकिन प्रेशर सेम है, आपने लेफ्ट साइड पे भी सेम प्रेशर दिया है तो राइट साइड पे भी आपको उतना ही प्रेशर मिलेगा। तो प्रेशर रिमेन्स द सेम बट फोर्सेस आर डिफरेंट। यहाँ पे आपने फोर्स लगाया 20 न्यूटन का और यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको, 100 न्यूटन का। ये एरिया को आप जितना छोटा रखोगे, ठीक है, ये एरिया को जितना बड़ा रखोगे, यहाँ पे जो आउटपुट में जो फोर्स मिलेगा आपको ज्यादा मिलेगा। इसलिए देखा होगा तुमने, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, जो प्लेटफॉर्म होता है जिसपे वो गाड़ी रखते हैं और फिर वहां से मशीन चालू करते हैं, वो प्रेशर देते और वो प्लेटफॉर्म धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर उठते जाता है। हाँ,
लेकिन इसमें एक बात ये है कि यहां से मान लो ये पिस्टन इतना नीचे आती है x, तो यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है आपका ये इतना ऊपर नहीं जाएगा, ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे कम जाएगा ऊपर। यहां से कितना जाएगा, ये सपोज x है तो ये वाली वैल्यू y आएगी, बराबर। तो x और y की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। हाँ, वॉल्यूम इक्वली डिस्प्लेस होगा। तो यहां पर का वॉल्यूम ये वाला, दिस वॉल्यूम इज इक्वल्स टू दिस वॉल्यूम, यहां पे जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है ये सेम आएगा। एंड इट इज a1x इज इक्वल्स टू, किसके बराबर लिख सकते हो आप, a2 इंटू y के बराबर आप लिख सकते हो। ठीक है, ये वॉल्यूम सेम रहेगा। और जो पास्कल्स लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो वर्क डन बाय दिस अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू आउटपुट वर्क डन। यहां पर का वर्क डन और ये इनपुट का वर्क डन आपको कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। तो पास्कल्स लॉ किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। COE का मतलब क्या है यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। COE इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है ये। ठीक है, मतलब जितना वर्क यहाँ पे आएगा उतना ही वर्क आपको यहाँ पे मिलेगा। सो वर्क डन बाय F1 इज इक्वल्स टू F1 इंटू एक्स। और F1 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, एंड दैट इज इक्वल्स टू, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, वर्क डन बाय F2। तो वर्क डन बाय F1 इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय F2, ये कैसा मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। सो दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये प्रूफ करना बहुत आसान है यहाँ पे। ठीक है, प्रूफ करना बहुत आसान है। वर्क डन बाय F1 इज F1x एंड वर्क डन बाय F2 इज इक्वल्स टू F2 इंटू y। और ये x और y एक दूसरे से रिलेटेड है, और आप यहाँ पे आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हो। मैं प्रूफ नहीं करूंगा। तो ये किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। कैलकुलेशन आपको इस तरह से करने, जो छोटे छोटे कैलकुलेशन होते हैं इसके। ठीक है, अभी कोई डाउट? तो ये जो प्रेशर होता है वो सभी जगह पे इक्वली ट्रांसमिट होता है। ये प्रेशर 20 पास्कल यहाँ भी पहुंच जाएगा, ये प्रेशर यहाँ भी पहुंच जाएगा, ये यहाँ भी पहुंच जाएगा, ये यहाँ भी पहुंच जाएगा, सब जगह पे एक जैसा पहुंच जाएगा। समझ गए, यही इसका मतलब है। क्लियर हो गया कि नहीं? और उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा ना, इससे वॉल्यूम? हाँ, वॉल्यूम चेंज होने दे, मैं क्या फर्क पड़ता है, प्रेशर एक जैसा ट्रांसमिट होगा। नहीं, ओवरऑल फ्लूइड का वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना भाई, ओवरऑल फ्लूइड का वॉल्यूम उतना ही है। अगर तुम वॉल्यूम चेंज कर दोगे पूरा वैल्यूम का तो फिर तो ट्रांसमिट नहीं होगा ना ये। तो यहाँ पे जैसे राइट साइड में मैंने जो हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाया है उसमें कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है और फ्लूइड का भी फिक्स रहेगा, क्योंकि आप F1 पे जो फोर्स लगाओगे उससे पिस्टन तुम्हारी नीचे आएगी x तक, और जो राइट साइड वाली पिस्टन है वो क्या होगी, ऊपर उठेगी। समझ गए ना? तो ओवरऑल फ्लूइड का वॉल्यूम उतना ही रहेगा। ओवरऑल जो डिस्प्लेस हो रहा है लेफ्ट साइड में, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है राइट साइड में भी उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा उसका। हाँ, उसके कारण हाइट कम आएगी राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे तुमको हाइट ज्यादा लगेगी, x की वैल्यू ज्यादा आएगी, y की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। समझ गए? हेलो? हाँ सर। ठीक है। Yes. और F1 में जितना वर्क हो रहा है, F1 जितना वर्क कर रहा है वहां पे F2 भी उतना ही वर्क करेगा। मतलब वर्क ऐसा नहीं कि लेफ्ट में तुम ज्यादा वर्क कर रहे हो राइट में तुमको ज्यादा वर्क मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये वर्क सेम आएगा। हाँ, तो ये किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये बेस्ड है। ठीक है, पास्कल्स लॉ। समझ गए? हाँ बस बोल। सर डिस्प्लेसमेंट तो अलग अलग है ना दोनों का? हाँ, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग, लेकिन देख, आप सुनना, मैं बोल रहा हूँ, जो वर्क डन है F2 के लिए जो वर्क डन आएगा वो F2 इंटू वाई है ना। वाई डिस्प्लेसमेंट कम है लेकिन फोर्स तो ज्यादा है। लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा लेकिन फोर्स की वैल्यू कम है। समझ गए? यस सर। हाँ, ओके, स्क्रीनशॉट ले ले और तू प्रूफ कर सकता। मैंने जो लिखा ना, वर्क डन बाय F1 इक्वल्स टू F1 इंटू एक्स, एक्स और वाई की वैल्यू एक दूसरे से रिलेटेड है ना, तो उसको तू इसके टर्म पे रिप्लेस कर सकता है F2 के टर्म पे। ठीक है, वर्क डन क्यों सेम आ रहा है, रुक जा एक मिनट बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले ले इस पेज का जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट। क्या समझ गया? यस सर।
हाँ ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे जाते हैं अपन। हो गया ना? हो गया ये? हो गया क्या बेटा, हो गया क्या? यस सर। सर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का एक एग्जांपल बताइए। इनकम वैसे आइडियली ऐसा कोई फ्लूइड नहीं होता इनकम्प्रेसिबल, लेकिन आप लगभग मान सकते हो, जैसे पानी भी है, लगभग मान सकते हो ना। ठीक है सर वही वाला एग्जाम्पल है ना, जो सीरीज में पानी भरते हैं अपन, 2 सीरीज में, हाँ हाँ उसी से हाइड्रोलिक ब्रिज बनाए थे हम लोग ने, वो ऐसा ही है ना ये? हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही। तूने जो किया होगा ना, तूने सिरिंज लिया होगा एक, है ना, और फिर एक ट्यूब लिया होगा पतली सी, उसमें पानी भरे होगे, इधर से तुम प्रेस कर रहे होगे उसकी पिस्टन को, तो वो उधर से उठ रहा होगा, है ना? यस सर। हाँ, उसका जो मैकेनिक्स है वो बिल्कुल सीधा सीधा है। तू जो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, ये जैसे तूने सीरीज ले लिया, ऐसी देख, बता देते हैं, थोड़ी बड़ी वाली सीरीज लिया होगा, बराबर है? यस सर। हाँ, यहाँ पे पिस्टन रहती है उसकी, ये बराबर है, इस पे पानी भर दी होगे तुमने, फिर यहाँ से एक पतली सी ट्यूब ले लेते हो, ट्यूब को फिट कर लेते हो, रबर ट्यूब वगैरह जैसी, ठीक है? और यहाँ पे एक कंटेनर टाइप ले सकते हो ऐसा, ये ऐसा, जिसमें ये वाला जो पोर्शन है ये मूव करता है यहाँ पे, मतलब ऐसा है कि यहाँ से पानी लीक नहीं करना चाहिए, और इस ट्यूब को यहाँ पे फिट कर देते हो, बराबर है? समझ गए कि नहीं? और यहाँ पे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को रख दिए तुमने, ये, है ना, और इसके बाद यहाँ पे इसको दबाओगे तो ये क्या होता है, ऊपर उठता है, समझ गया? ऊपर उठेगा। हाँ, यही है, सिंपल सा, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट घर में बना सकते हो तुम इसको। अरे समझ गए? सर फिर आपको कार्स के लिए कौन सा फ्लूइड यूज करना चाहता है? उसमें ऑयल यूज करते बेटा, पानी यूज नहीं करते उसमें, कोई ऑयल यूज करते हैं, है ना? और सर हाइड्रोलिक ब्रेक्स में? उनमें भी, हाइड्रोलिक ब्रेक में भी ब्रेकिंग सिस्टम भी ऐसे ही रहता है, उसका ब्रेकिंग सिस्टम भी यही रहेगा। जैसे यहाँ पे आप पैडल लगा दो ना, ब्रेकिंग का मतलब ये पैड लगा दी, अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, प्रेस करोगे, इसको प्रेस करोगे, इधर दबेगा। अब यहाँ पे जो ब्रेकिंग होती है ये व्हील से फिट रहता है, ये जाके चिपकता है उसमें, समझ गया? फ्लूइड कौन सा रहेगा वो पूछ रहा हूँ मैं। फ्लूइड ऑयल यूज करते, बट एग्जैक्टली कौन सा ऑयल यूज करते मुझे भी नहीं मालूम, है ना? ठीक है, हेलो, ओके सर। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं मालूम, बट फ्लूइड रहता है, इनकम्प्रेसिबल। आइडियल तो कोई भी इनकम्प्रेसिबल नहीं है, बट कर लेते यूज नॉर्मली अपन, ठीक है? समझ गए भाई? 99% तक भी मिल जाए तो हमें अच्छा है ना, 100% नहीं भी मिले, 99.9% तक भी मिल गया, ठीक है? ठीक है, समझ गए? अब ये हाइड्रोलिक ब्रेक क्यों ज्यादा अच्छे रहते हैं, नॉर्मल ब्रेक के जगह पे हाइड्रोलिक ब्रेक ज्यादा बढ़िया क्यों रहते हैं?
हेलो, हाइड्रोलिक स्मूथ ब्रेकिंग होती सर। क्योंकि इसमें अगर तुम ब्रेक लगा रहे हो, यहाँ से एक और ट्यूब लेके दूसरे वाले की तरफ ले ले, एक और ट्यूब लेके तीसरे वाले की तरफ ले ले। मान लो ये वाली यहाँ पे 3 वे ट्यूब ले लिया तूने और इसको भी तूने यहाँ पे अटैच कर दिया, तो जितना प्रेशर यहाँ पे आएगा उतना ही यहाँ पे आएगा, हर जगह पे उतना ही सेम प्रेशर पहुंचेगा। समझ गए ना? तो अगर सभी जगह पे एक जैसा प्रेशर पहुंच रहा है तो एक जगह तुम ब्रेक लगा रहे हो, सभी व्हील में एक जैसा ब्रेक लगेगा। जैसे ट्रेन में जो ब्रेकिंग सिस्टम यूज करते हैं वो कौन से होते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं। मतलब ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, अभी तो कुछ नया उसमें आने लगे, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसा नहीं है कि ये खत्म हुई है, बहुत वाइडली यूज होती है ना हाइड्रोलिक ब्रेक। तो ट्रेन में क्यों हाइड्रोलिक ब्रेक लगाते हैं? ताकि पिछले डिब्बे पे भी उतना ही ब्रेक आए, इंजन पे भी उतनी आए और सभी डिब्बे पे उतना ही ब्रेक लगे। अगर ब्रेक कम ज्यादा होगा तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। हमारे जो नॉर्मल साइकिल में इसकी जरूरत नहीं पड़ती हाइड्रोलिक ब्रेक की, लेकिन जहाँ पे पहिए ज्यादा होते हैं, एक ही बॉडी में ज्यादा पहिए अटैच होते हैं, है ना, और फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, मतलब एक कंबाइंड बॉडी नहीं रहती। जैसे बड़े जो ट्रेलर वगैरह जो होते हैं उनमें कौन से ब्रेक यूज करते हैं? उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक यूज करते हैं, जिससे हर एक पहिए पे कैसा लगे, एक जैसा ब्रेक फोर्स आए। समझ गए? सर अगर अपन स्ट्रीम मतलब जो सिरिंज है उसकी लेंथ बढ़ा दे तो प्रेशर तो फिर कम हो जाता है ना, अगर दूर ऑब्जेक्ट रहा तो। क्या क्या सर अपन जहाँ से प्रेशर लगा रहे हैं और जो हाँ। सिरिंज की लेंथ है या जो यहाँ पे अपन स्ट्रिंग अटैच किए है, हाँ, जो अगर वो लंबी रही, बहुत लंबी रही, तो फिर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसको भी प्रेशर सेम ही लगेगा कि? हमेशा सेम आएगा, ये कितनी भी लंबी ले लेती हो वहां से प्रेशर सेम ही मिलेगा। ठीक है, 99.9% तक सेम मिलेगा, क्योंकि आइडियल फ्लूइड होता नहीं है और जब तुम यहाँ से दबाओगे तो ये मूव करेगा, तो इसमें विस्कस फोर्सेस भी आते हैं, तो थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस होता है। तो हम एकदम ऐसा नहीं बोलेंगे बिल्कुल आइडियली है, 99.9 तक बढ़िया काम कर लेते हैं। समझ गए? लेकिन उतना भी बहुत है ना केबल के कंपैरिजन में। समझ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। सर तो ट्रेन के हर एक कोच में ब्रेक्स अप्लाई होते हैं क्या? किसमें? ट्रेन के हर एक कोच में ब्रेक अप्लाई होते हैं, ये हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम रहता है उसमें। भाई ट्रेन को रोकना तो कैसे रोकेंगे? रोकने के लिए ब्रेक तो लगाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, देखो आगे अभी अपन प्रेशर पढ़ रहे थे जब कोई फ्लूइड रेस्ट पे होता है। क्या चीज बोल रहा है बेटा हर्षल? हर्षल कुछ बोल रहा है क्या? हर्षल प्लेन में कौन से ब्रेक होते हैं? हवा में कैसे रोकोगे? उसके इंजन की स्पीड को ही वो कम करते हैं उसमें। तो हवा में स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए जो उसके प्रोपेलर होते हैं ना, उसको कम ज्यादा करते हैं। और जो अब ग्राउंड पे उतारना तो उसपे भी हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम यूज करते प्लेन पे भी। सर तो प्लेन में कोचेस का है? अरे भाई कोचेस नहीं है, हवा में प्लेन की स्पीड को कम ज्यादा करना है तो वहां पे ब्रेक नहीं लगते उसमें। उसमें उसकी कॉन्सेप्ट अलग होती, प्रोपेलर वाली कॉन्सेप्ट होती उसमें। तो जो स्पीड होती फैन की उसको कम ज्यादा करते हैं। ठीक है, समझ गए? हेलो, हाँ सर। है ना? तो हवा में स्पीड कम ज्यादा करना है तो उसमें ऐसा ब्रेक नहीं होते। उसमें क्या करते हैं, फिर वो फैन की जो स्पीड होती है उसको कम ज्यादा करते हैं। ठीक है, और लेकिन जब वो ग्राउंड पे रनवे पे उतरते हैं ना, तब तो ब्रेक की जरूरत होती है। जो पहिए उसके घूमते हैं वहां से स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा ना, जब ग्राउंड पे टच हो गए तो तब फिर हाइड्रोलिक ब्रेकिंग उसमें काम में आती है। यस सर समझ गए। हाँ, ओके। तो पेज नंबर 2 अभी तक अपन पढ़ रहे थे, फ्लूइड अगर रेस्ट पे है तो फिर प्रेशर का कैलकुलेशन। अगर मान लो फ्लूइड मोशन पे है तो फिर प्रेशर का कैलकुलेशन कैसे करना। तो इसके पहले एक क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। यहाँ पे एक कंटेनर है, इस तरह का यू शेप का कंटेनर है, और इस पे दोनों साइड पे हम अलग अलग लिक्विड भर दे रहे हैं। यहाँ पे अलग लिक्विड है ऐसा,
एक अलग लिक्विड है सर, ठीक है। यहाँ पे मान लो मर्क्यूरी है और यहाँ पे सपोज पानी अपन ने ले लिया, दोनों एक दूसरे डायग्राम बताइए ना। बट यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो h है, और ये इंटरफेस, ये वाली जो हाइट है ये, इसको कैपिटल H ले लो और ये वाली हाइट को स्मॉल h ले लो। तो यहाँ पे आपने दो लिक्विड रखे यू शेप के कंटेनर में, एक तरफ मान लो पानी भर दिया और एक तरफ मान लो मरकरी है, ठीक है, समझ गए। तो अब ये हाइट का कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो यहाँ पे पॉइंट हो गया 1, यहाँ पे पॉइंट हो गया 2, इन दोनों जगह पे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया P नॉट, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया P नॉट, समझ गए ना। अभी देख यहाँ पे नीचे पूरा मरकरी है, तो यहाँ पे मरकरी का प्रेशर और इस जगह पे मरकरी का प्रेशर कैसा रहेगा, सेम रहेगा कि अलग रहेगा, बताओ जल्दी से। सेम रहेगा। तो प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2, बराबर है। तो यहाँ पर भी मरकरी का प्रेशर, यहाँ पर भी मरकरी का प्रेशर, लेकिन यहाँ पे ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है वो पानी का है, बराबर है। यहाँ पे ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है वो किसका प्रेशर है, पानी का प्रेशर है ना ऊपर से। हेलो, यहाँ पे ऊपर से जो पानी का प्रेशर है ना, नीचे से मर्क्यूरी का प्रेशर है, बट दोनों एक ही पॉइंट पे, इसलिए प्रेशर यहाँ पे कैसा रहेगा, चाहे आप ऊपर से देखो, चाहे नीचे से देखो, चाहे साइड से देखो, प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे सेम रहेगी, बराबर है। अरे हाँ या ना, जवाब दो भाई। ऐसे यहाँ पर जो प्रेशर है वो भी सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे तुम ऊपर से अगर कैलकुलेट करते हो P1 प्रेशर, सो दिस इज P नॉट प्लस ये वाली हाइट आ जाएगी यहाँ पे H इंटू डेंसिटी, इसकी डेंसिटी सपोज ρ1 है और इसकी डेंसिटी सपोज ρ2 है, तो ρ1 इंटू जी, और P2 को भी आप P नॉट प्लस स्मॉल h ρ2 इंटू जी करके लिखोगे, बराबर है। समझ गए कैलकुलेशन। यहाँ पर का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम है, प्रेशर को ये लिख लिया अपन ने, फार्मूला लगा दिए प्रेशर के कैलकुलेशन के लिए, इस पे ये वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट h इंटू ρ1 इंटू जी इज इक्वल्स टू h2 h स्मॉल h इंटू रो इंटू जी, जी से जी वाला टर्म भी कैंसिल, कैपिटल H इंटू ρ1 इज इक्वल्स टू स्मॉल h इंटू ρ2। तो ये कैलकुलेशन आपको ऐसे करना है, समझ गए। हेलो, कैलकुलेशन समझ गए क्या बेटा? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। सर ये रेस्ट फ्लूइड पे है ना? हाँ, ये फ्लूइड एट रेस्ट। अब फ्लूइड एट मोशन पे प्रेशर डिफरेंस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे उस पे आते हैं अपन, ठीक है। तो अभी तक ये सब अपन ने फ्लूइड एट रेस्ट के लिए किए, बराबर है। सर एक बार फिर डायग्राम बता दो। देख, इस डायग्राम में एक यू शेप का वेसल है, मान ले ट्यूब है, उस पे आपने मरकरी भर दी और उसके बाद फिर पानी भरना चालू कर दिया, है ना। ऊपर से मरकरी पे पानी नहीं मिलेगा, तो जो लाइन दिख रही 1 और 2 को कनेक्ट करने वाली, तो 1 की तरफ में 1 तक मरकरी है नीचे से, और ऊपर से क्या आ गया, पानी। राइट साइड की जो विंग है वहां पे 2 तक पूरा मरकरी और उसके ऊपर भी मरकरी है, ठीक है। लेकिन दोनों की हाइट एक जैसी नहीं आएगी, अलग अलग आएगी। अगर मान लो तुम पानी नहीं भरते, सिर्फ मरकरी मरकरी रहता, तो दोनों तरफ जो मर्क्यूरी का लेवल है वो कैसा रहता, सेम रहता, समझ गए। यस सर। तो एक तरफ तुमने अलग लिक्विड भर दिए तो उसके कारण लेवल चेंज हो गया, बराबर है। और आपने कॉन्सेप्ट से बताया थे कि अगर किसी भी कंटेनर में कुछ भरा गया तो इक्वल लेवल में आता है। हाँ, लेकिन वो सेम टाइप का लिक्विड है तो रहेगा ना। यहाँ पे तुमने 2 अलग अलग लिक्विड भर दिए तो दोनों तरफ का लेवल एक जैसा नहीं आएगा फिर। हेलो, ओके सर। यहाँ पे दोनों तरफ तुमने अलग अलग लिक्विड भरा है, इसलिए लेवल सेम नहीं रहेगा। देख, ये लेवल कब सेम रहेगा, अगर मैं ये वाली डेंसिटी और ये डेंसिटी को काट दूं तो कैपिटल H और स्मॉल h की वैल्यू सेम, तो लेवल सेम। तो अगर डेंसिटी सेम है तो लेवल सेम है, लेकिन यहाँ पे तुमने अलग अलग डेंसिटी रखे, यहाँ से ये वाले पोर्शन में अलग डेंसिटी, ये पोर्शन में अलग डेंसिटी है। यहाँ पे करोगे क्या, आप पहले आप पूरा मरकरी भर दोगे, मरकरी भरोगे पूरा मरकरी का लेवल एक जैसा रहेगा, फिर एक तरफ से तुमने पानी डालना चालू कर दिए,
तो उसके कारण लेवल में डिफरेंस क्रिएट होगा, और कितना डिफरेंस क्रिएट होगा आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। समझ गए? यस सर। और मेथड सिंपल सी है कि सेम टाइप के लिक्विड में सेम लाइन पे प्रेशर सेम होगा। तो अब यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि सर यहाँ तो ऊपर पानी है और नीचे मरकरी, क्योंकि नीचे से यहाँ पे इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो मरकरी का है, ऊपर से जो प्रेशर इस पॉइंट पे वो किसका है, पानी का है। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है नीचे से मरकरी का, ऊपर से पानी का, ऐसे यहाँ पे नीचे से मरकरी का, ऊपर भी मरकरी का। तो नीचे नीचे का प्रेशर या ऊपर से देखो या साइड से देखो, प्रेशर की वैल्यू तो एक जैसी होती है। तो यहाँ पे ऊपर से पानी का प्रेशर, नीचे से मरकरी का प्रेशर सेम आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे P1 और P2 को डायरेक्ट इक्वेट कर दिया। ठीक है, समझ गए? है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अपन ना। स्क्रीनशॉट ले लिए इस पेज का? यस। अगर सर हाँ बोलो। सर अगर वहां पे पानी नहीं डाले रहते हैं हाँ तो दोनों की हाइट ही सेम आती ना? हाँ, अगर पानी नहीं डाले होते तो दोनों तरफ से हाइट सेम रहती थी। ठीक है? हाँ सर। देन पेज नंबर 3। अभी फ्लूइड प्रेशर ड्यू टू एक्सीलरेटिंग फ्लूइड, फ्लूइड प्रेशर ड्यू टू एक्सीलरेटिंग फ्लूइड। अगर फ्लूइड एक्सीलरेट कर रहा है तो फिर फ्लूइड प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान देना ना। इस पे केस 1 है वर्टिकल एक्सीलरेशन। वर्टिकल एक्सीलरेशन, वर्टिकल एक्सीलरेशन मतलब जैसे ये कंटेनर लिए अपन ने, अब इस कंटेनर में फ्लूइड है मान लो, ठीक है, और यहाँ पे 2 पॉइंट हम ले रहे हैं, ये 2 पॉइंट है, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, दोनों की बीच की जो हाइट है वो h है, डेंसिटी इज रो। और अगर ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेट होता विद एन एक्सीलरेशन a, तो फार्मूले में क्या चेंज आएगा बेटा, P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस h रो इंटू g प्लस a। और अगर नीचे एक्सीलरेट होगा तो क्या लिखोगे फार्मूला, g माइनस a लिखोगे। ऊपर एक्सीलरेट हो रहा तो g प्लस a, नीचे अगर एक्सीलरेट होगा तो क्या लिखोगे, g माइनस a लिखोगे। समझ गए? हेलो, समझ गए? ऊपर अगर एक्सीलरेट हो रहा है तो g प्लस a, नीचे अगर एक्सीलरेट होगा तो क्या लिख दोगे, g माइनस a लिख दोगे। समझ गए प्रेशर डिफरेंस? यस। अब ये फार्मूला क्यों बन रहा है ऐसा, वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ बता देता हूँ इसको। ये फार्मूला ऐसा क्यों बन रहा है, g प्लस a क्यों आ रहा है। तो सपोज यहाँ पर आपने फ्लूइड लिया, अब इसमें आप एक इमेजिनरी इसमें क्या करोगे, आप एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लोगे। दिस इज एन इमेजिनरी सिलेंडर। हाँ, इमेजिनरी सिलेंडर। अब इस इमेजिनरी सिलेंडर पे जो फ्लूइड का प्रेशर फोर्स आ रहा है, नीचे से सपोज F2 लग रहा है और ऊपर से कितना लग रहा है, F1, तो इट इज P1 इंटू एरिया, और ये वाला कितना हो जाएगा, P2 इंटू एरिया। और इसका जो वेट है mg, ये कैसा आएगा यहाँ पे, इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो नेट फोर्स कितना हो गया इस इमेजिनरी उस पे, दैट इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F1। और मान लो ये पूरा की पूरा फ्लूइड मोशन पे है, ऊपर की तरफ ये एक्सीलरेट हो रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन F2 माइनस F1 माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। यही लिखोगे ना इक्वेशन, इसको राइट साइड पे ले जा ले तू, तो F2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू m इंटू g प्लस a, बराबर है। तो ये हो जाएगा तेरा P2 इंटू a माइनस P1 इंटू a, और मास को तुम रिप्लेस कर दोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, तो इट इज डेंसिटी, और वॉल्यूम की जगह पे आ जाएगा h इंटू a, और फिर कितना हो गया g प्लस a। तो इसलिए ये फार्मूला आपका इस तरह से लिखा जाता है। समझ गए? तो एक्सीलरेटिंग फ्लूइड, अगर वर्टिकल एक्सीलरेशन है, ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है, तो 2 पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस ऐसा लिखोगे। नीचे की तरफ अगर एक्सीलरेशन आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका,
G माइनस A फैक्टर बन जाएगा। समझ गए ना? हेलो, समझ गए? सब प्रूफ और एक बार बताइए ना। कौन सा बेटा? प्रूफ एक बार और बता दो। देख, यहाँ पे इमेजिनरी सिलेंडर लिए, जो प्रेशर डिफरेंस के लिए कैलकुलेशन किए थे, मतलब P2 माइनस P1 या P2 इक्वल्स टू P1 प्लस H रो G अपन ने जो पढ़े थे पहले, वही प्रूफ है यहाँ पे। बस यहाँ पे ये पूरा की पूरा जो कंटेनर है, जो पूरा फ्लूइड है, ये ऊपर एसिलरेट हो रहा है। तो इस इमेजिनरी सिलेंडर में नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एसिलरेशन लिखोगे। तो नेट फोर्स कैसा? F2, फिर नीचे की तरफ F1, फिर नीचे की तरफ mg इक्वल्स टू मास इनटू एसिलरेशन। बस समझ गया अभी? हेलो, हाँ सर। है ना? और वॉल्यूम कैसे लिख देगा? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू एच। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये हाइट है h। और जो मास आएगा इट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख दोगे? h इंटू ए कैंसिल होगा, फार्मूला ऐसा रिड्यूस होगा। समझ गया? हेलो, समझ गया अभी कि नहीं? हाँ सर। तो अगर मान लो ऊपर की तरफ एसिलरेट हो रहा है तो फार्मूले में आप इस तरह से चेंजेस करोगे। अब अगर हॉरिजॉन्टल एसिलेशन, सेकंड पॉइंट सर, हाँ, डाउनवर्ड में क्या चेंजेस होंगे? डाउनवर्ड में यहाँ प्लस ए की जगह पे क्या आएगा बताओ जरा? नेगेटिव। हाँ, प्लस ए की जगह पे माइनस ए आ जाएगा डाउनवर्ड में। ठीक है, डाउनवर्ड अगर एसिलेशन है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फार्मूला। जैसे अगर ये डाउनवर्ड एसिलरेशन है तो दो पॉइंट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस का फार्मूला आएगा, ये h है, ये 1 है, ये 2 है। तो फार्मूला क्या बनेगा? P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू h रो G माइनस a बनेगा फिर। ठीक है? हेलो, अगर डाउनवर्ड एसिलरेशन है इस कंटेनर का तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा, प्रेशर डिफरेंस का फार्मूला क्या बन जाएगा? P2 माइनस P1 H रो G माइनस A बनेगा फिर। ठीक है? और अपवर्ड एसिलरेशन है तो G प्लस A। समझ गया? हेलो, अरे कुछ जवाब दिया करो फटाफट। यस सर। हाँ, एक हॉरिजॉन्टल एसिलरेशन में क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल एसिलरेशन में जैसे ये कंटेनर है, मान ले इस डायरेक्शन में एसिलरेट हो रहा है, तो अगर ये फ्लूइड है यहाँ पे, ठीक है, अगर तुम एसिलरेट करोगे तो ये जो लेवल है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा कि स्लैंट हाइट बन जाएगी यहाँ पे? ये वाला लिक्विड थोड़ा ऐसा राइज करेगा ना पीछे की तरफ, हाँ या ना? इधर से कम और इधर से ज्यादा हो जाएगा ना लिक्विड का लेवल, ऐसे ही बनेगा ना? यस, है ना? ठीक है, तो अब सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे दो जगह पे प्रेशर सेम आएगा कि नहीं आएगा? अभी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे दो जगह पे प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ये मान लो 2 पॉइंट है, ये मान लो फर्स्ट पॉइंट है, ये लेंथ L है, तो अब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहेगा। P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो इंटू G इंटू, सॉरी G नहीं, रो इंटू L इंटू A बन जाएगा। ये फार्मूला बिल्कुल सेम ही चल रहा है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एसिलरेट हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा आएगा, यहाँ पे कम रहेगा, डिफरेंस ये आएगा। और अगर एसिलरेशन नहीं है, मान लीजिए एसिलरेशन नहीं है, A की वैल्यू 0 है, तो P2 इज इक्वल टू P1, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर कैसा रहेगा? फिर सेम रहेगा। इसको भी आप इसी मेथड से प्रूफ कर सकते हैं। इस मेथड से कैसे प्रूफ करोगे? ये इस सर और एक बार बताइए। देख, इस तरह का सिलेंडर ले ले यहाँ पे, है ना? अब ये सिलेंडर मान ले इधर पे एसिलरेट हो रहा है, इधर पे फोर्स लग रहा है F2, इधर से फोर्स आ रहा है F1 प्लेट का, इसका मास है m। तो इक्वेशन क्या बनेगी? F2 माइनस F1 इज इक्वल टू m इंटू a। इस सिलेंडर की लेंथ है L, तो ये वाला टर्म हो जाएगा P2a माइनस P1a
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू ए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले टर्म आपके कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बच रहा है यहाँ पे P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो एल ए। समझ गए अभी? हेलो, अरे समझ गया? यस सर। सर ऊपर वाले डायग्राम में एल मतलब वो कंटेनर की लेंथ है क्या? कंटेनर की लेंथ नहीं, ये दो पॉइंट के बीच की लेंथ है। ये दो पॉइंट के लिए तुम प्रेशर माइक म्यूट कर ले। ये जो लेंथ लिखे अपन ने, ये दो पॉइंट जिनके बीच दो पॉइंट जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं उनके बीच का डिस्टेंस ये एल है ना, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ये, दो पॉइंट 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस ये। समझ गया? कंटेनर की नहीं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस यस सर। अगले पेज पे, तो अब यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का क्रिएट होगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। देखो नेक्स्ट है पेज नंबर 4। अभी जैसे ये कंटेनर हॉरिजॉन्टली, जैसे क्वेश्चन अपन ने ले लिया यहाँ पे, मान लो ये कंटेनर हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट हो रहा है विथ अ सर्टेन एक्सीलरेशन, है ना, ये ग्राउंड अपन ने ले लिए, ठीक है। तो जो लिक्विड का लेवल आएगा वो कुछ इस तरह से रहेगा यहाँ पे, बराबर है ना, समझ गए? तो यहाँ पर एंगल क्रिएट हो रहा है, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी अगर अपन देखें तो ये लेवल ऐसा क्रिएट हुआ है यहाँ पे, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल अगर आपको मेजर करना है तो क्या कर लो, यहाँ पे दो पॉइंट ले ले, एक पॉइंट ये ले ले 2, एक पॉइंट ये ले ले 1, है ना, वर्टिकल से भी कैलकुलेशन कर लो और हॉरिजॉन्टल से भी। ये डिस्टेंस L है, ये हाइट है H1, ये हाइट है दिस हाइट इज H2, दिस हाइट इज H1। यहाँ पे प्रेशर रहेगा P0 और यहाँ पर भी कितना रहेगा P0 प्रेशर रहेगा। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो सर हाँ, ये हाइट H2, ये हाइट H1, जो एयर के कांटेक्ट पे ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, यहाँ पे प्रेशर P2, यहाँ पे प्रेशर P1। बोलो अभी। सर जब एक्सेलरेशन होगा हाँ, तब ये परफेक्टली स्लैंट हेड कैसे आएंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो मूवमेंट होगा ना। अरे अपन ने एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए देखे, अब तुम ऐसा बोलोगे पानी हिल रहा है तो वो जर्किंग के कारण हिलता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के कारण नहीं। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन आएगा तो एकदम परफेक्ट ऐसा स्लाइड बन जाएगी, उस पे स्लैंट बन जाएगी, ठीक है। हाँ सर। तुम अगर ऐसा प्रैक्टिकली इमेजिन कर रहे हैं कि हम बस में चल रहे हैं और हमने किसी बॉटल में पानी रखा और बस एक्सीलरेट हो रही है, तो ऑफकोर्स पानी पीछे की तरफ जाता है लेकिन वो हिलता है। तो वो क्यों हिलता है? क्योंकि जर्क आते हैं उसमें। समझ गए? कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं होता। हाँ सर। ठीक है, ओके। तो अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपन? यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे प्रेशर P2, यहाँ पे प्रेशर P1। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल के लिए कैलकुलेशन कर लो, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो एल ए, इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? ये यहां से कैलकुलेशन क्लियर हो गया इतना? ये लेंथ इतनी है L,
अब वर्टिकल डायरेक्शन से कैलकुलेशन कर लो, सिंस P2 की वैल्यू किसके बराबर है, P2 इज इक्वल टू P नॉट प्लस H2 इंटू रो जी, एंड P1 की वैल्यू भी कितनी आएगी, P नॉट प्लस H1 रो जी। अगर वर्टिकल से कैलकुलेशन करोगे तो ऐसा लिखोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, P2 माइनस P1, माइनस माइनस माइनस, ये टर्म हो गया कैंसिल, कितना बचेगा, H2 माइनस H1 इंटू रो इंटू जी। तो इसको दे देना इक्वेशन नंबर 2 अभी, है ना। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, सो देयरफॉर H2 माइनस H1 इंटू रो इंटू जी इज इक्वल्स टू रो एल ए। ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमने लिख दिया। इसमें भी देखो कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे आपके, ये रो रो कैंसिल हो गया, तो H2 माइनस H1 अपॉन L इज इक्वल्स टू A अपॉन G इज इक्वल्स टू tan थीटा। देख H2 माइनस H1 अपॉन L, ठीक है, H2 माइनस H1 अपॉन L मतलब ये वाला एंगल भी थीटा होगा, अगर ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल आ गई यहाँ पे, H2 माइनस H1, तो H2 माइनस H1 अपॉन L इज अगेन किसके इक्वल है, यहाँ पे tan थीटा के इक्वल है। देख लो, समझ गए, समझ गए, हेलो, देख लो भैया कैलकुलेशन। नो सर। कहां पर से नहीं समझा बेटा, सर आर्टिकल स्टेप नहीं समझी, हाँ? फ्रॉम वन से। कहां से, सर फ्रॉम से नहीं समझा वो। फ्रॉम 1 एंड 2। देख इक्वेशन नंबर 1 क्या है तुम्हारे पास में, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो इंटू एल ए, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन के कारण, समझ गया। यस सर। वर्टिकल डायरेक्शन से तू P2 पॉइंट का प्रेशर लिखेगा तो P2 इज इक्वल टू P नॉट प्लस H2 इंटू रो इंटू जी लिखेगा। यस सर। P1 को भी लिखेगा P नॉट प्लस H1 इंटू रो इंटू जी। तो tan थीटा के समान कैसे इक्वेट किए वो नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, H2 माइनस H1 इंटू रो इंटू जी, ये समझ गया, इक्वल्स टू रो इंटू एल ए। हाँ सर वो समझ गया है। ठीक है, अब H2 अपॉन H1 और उसको L से डिवाइड कर दे, तो इधर पे कितना बचेगा, A बाई जी बचेगा, बराबर है। हाँ सर। हाँ हाँ, सर। अब उसकी वैल्यू देख, H2 माइनस H1 अपॉन L की वैल्यू कितनी आएगी, देख वो ट्रायंगल बनाया मैंने वहां पे छोटा वाला। चलिए tan थीटा नहीं समझा कोई बात नहीं, यहां तक समझ गया। हाँ हाँ सर। सर। ये भी L है, तो यहाँ पे देख tan थीटा अगर लिखेगा यहाँ पे तो इट इज H2 माइनस H1 अपॉन L लिखेगा कि नहीं, ठीक है। हाँ सर अभी समझ गया। अभी समझ गया। हाँ So, वो समझ। हाँ, तो देयरफॉर मैं सीधा सीधा लिख दूं यहाँ पे कि जो tan थीटा की वैल्यू आएगी ये किसके बराबर रहेगी, A बाई जी, ये एक्सीलरेशन ये और ये जी, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम्हें ध्यान होगा कि कोई कार में अपन ने पेंडुलम लटका दिए थे और कार एक्सीलरेट हो रही आगे, तो वर्टिकल से जो एंगल बनता है tan थीटा, वहां पर भी ध्यान दो, न्यूटन लॉ में पढ़े थे अपन ने, A बाई जी के बराबर आता है। तो ये जो आंसर मिला है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी कार में, ये कार मान लो आगे की तरफ एक्सीलरेट हो रही है और यहाँ पे एक पेंडुलम आपने लटका दिया, तो ये जो थीटा होता है, ये tan थीटा यहाँ पर भी किसके बराबर आया था, A बाई जी के बराबर आया था, याद है कि नहीं। बिल्कुल वैसे की वैसे कैलकुलेशन है बेटा जो अपन ने पेंडुलम के लिए किए थे, समझ गए, हेलो। यस सर। है ना? तो बिल्कुल वैसे ही आ रही है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। कोई डाउट, कोई डाउट यहां तक, हेलो, कोई डाउट है क्या। एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन इस पे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए। हाँ सर। पेज नंबर 5 होगा।
सर हाँ सर वो जरूरी नहीं है कि जैसे अभी आपने जो वाटर को जो स्लैंटेड बनाई थी वो मतलब लेफ्ट टाइप में बनाई थी थोड़ी सी स्लैंटेड, तो अपन राइट टाइप में भी बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अपन को अगर समझा नहीं तो किधर ये हो रहा है वाटर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो कंटेनर राइट साइड की तरफ एसिलेट हो तो पानी पीछे ही जाएगा ना। अगर इधर पे जाता तो फिर इधर जाता, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन पे उठेगा ना पानी, शेडो फोर्स के कारण। अच्छा ठीक है ना, समझ गया? हाँ। अरे ये बिल्कुल वैसे ही है। तुम मान लो गाड़ी पेंडुलम चला के रहे हो, समान समझ एक्सीलरेटर दे जाऊंगा। रहे हो, तुम्हारी बॉडी किधर जाती है? पीछे जाती है ना। और अगर ब्रेक लगाते हो तो किधर आती है? सामने आती है। बिल्कुल वैसे ही है ना, ये तो पानी भी वैसे ही फील करेगा हाँ एक्सीलरेटिंग। सर ठीक है। ओके, देन अगले पेज पे, पेज नंबर 5 पे देखो। अभी इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो ये एक ट्यूब है, इसमें तुमने पानी भर दिया पूरा, एक एंड से पैक है, ये दोनों एंड से पैक है, लेकिन इसको तुम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हो। इस ट्यूब के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। समझ गए? समझ गए ना? तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी दोनों पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू सेम नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है? हेलो, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? दोनों जगह पे प्रेशर की वैल्यू, जैसे ये 2 पॉइंट ले रहे हैं अपन, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, और ये डिस्टेंस मान लो L है। तो इन दोनों जगह पे प्रेशर की वैल्यू सेम आएगी कि अलग अलग आएगी? यहाँ पे प्रेशर है P1, यहाँ पे प्रेशर है P2। कहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहेगा? हेलो, P2 की डायरेक्शन। P2 पे ज्यादा रहेगा कि P1 पे ज्यादा रहेगा प्रेशर? P2 पे ज्यादा रहेगा। P2 पे। P2 पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है, बराबर है। तो कितना रहेगा? अभी इसको कैसे लिखोगे? फार्मूला क्या आएगा यहाँ पे? फॉर्मुलेशन कैसे करोगे कि यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस कितना है? हेलो, कैसे करोगे? जल्दी बताओ, सोचो कैसे करना है इसको। तो इक्वेशन क्या बनेंगे? तो हमेशा ध्यान देना, dP इज इक्वल्स टू, प्रेशर के लिए जो फार्मूला पढ़ रहे थे, dP, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए लिखना है आपको तो dP इक्वल्स टू रो इंटू ए इंटू क्या लिख दोगे? dx, बराबर है। अगर राइट साइड पे जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है तो फार्मूला ये बनेगा। समझ गए कि नहीं? ये स्टेप समझ गए क्यों लिखे अपन ने? याद करो। वेरिएबल, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, और अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो फिर हमको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ गए? हेलो, ये स्टेप समझ गए कि नहीं बेटा? ये वाली, ये देख, ये जैसे मान ले कंटेनर है कोई, अब इसमें ये फ्लूइड भरा हुआ है, तो यहाँ पे आप x डिस्टेंस पे विड्थ dx है, ये वाले पॉइंट पे प्रेशर P है, और यहाँ पे P प्लस dP लिखोगे, बराबर है। तो जो नेट फोर्स आएगा ये किसके बराबर आएगा? इधर से फ्लूइड का फोर्स है F, और इधर से F प्लस DF आप लिख सकते हो। तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो किधर से आएगा? इस साइड से आएगा। तो F प्लस DF माइनस F इज इक्वल्स टू DM इंटू A लिखोगे। तो ये F और F कैंसिल हो गया। DF इज इक्वल्स टू, DM मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू DX इंटू A, और DF की वैल्यू हो जाएगी DP इंटू A इज इक्वल्स टू रो A इंटू DX इंटू A कैंसिल हो गया। तो ये फार्मूला आपका आगे के लिए ध्यान रखोगे कि आपको इस तरह से लिखना है। समझ गए? हेलो, हाँ सर। हाँ, ओके। तो ये इंटीग्रेशन फैक्टर अपन ने निकाल लिए। अब लेकिन इंटीग्रेशन फैक्टर तो निकाल लिया, अभी टोटल फोर्स अगर आपको निकालना है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है, डीपी इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन रो ए डीएक्स, चलो देखो यहां से चालू कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर P1 और यहाँ पे प्रेशर है आपका P2। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में डेंसिटी तो कांस्टेंट है लिक्विड की, तो डेंसिटी वाले टर्म पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सीलरेशन इज नॉट द कांस्टेंट हियर। तो मैं इसमें से
किसको बाहर निकाल दूंगा, डेंसिटी को। तो अब यहाँ पे आप x डिस्टेंस पे एसिलरेशन लिखोगे पहले, ये x डिस्टेंस है। अब इसके लिए लेकिन आपको ये वाले डिस्टेंस भी चाहिए, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से L1 है और ये डिस्टेंस सपोज कितना है, L2 है। तो x डिस्टेंस पे एसिलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर x और फिर dx, और x की वैल्यू की जो लिमिट आएगी वो L1 से कहां तक जाएगी, आपकी L2 तक जाएगी। तो ओमेगा स्क्वायर वाला फैक्टर भी आपका कांस्टेंट आ गया। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट L1 से लेकर L2। सो द फार्मूला इज रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 and it is L2 square minus L1 square. So this is the pressure difference P2 minus P1. ये इस तरह से आएगा, ठीक है, समझ गए? हेलो हेलो सर ओमेगा स्क्वायर कैसे कॉमन निकला, बाहर निकला? बेटा ओमेगा तो कांस्टेंट है ना, ट्यूब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, ठीक है। ट्यूब इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, है ना, ट्यूब इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन है नाउ दिस ट्यूब इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ये कांस्टेंट है। तो इस जगह पे मान ले ये वाले पॉइंट पे जो एसिलरेशन आएगा वो किसके इक्वल लिखोगे तुम, ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल लिखोगे ना एसिलरेशन। कौन सा एसिलरेशन लिख रहे हो तुम यहाँ पे, सेंट्रीपिटल वाला लिख रहे हो ना? हेलो हाँ ठीक है, अभी क्लियर हो गया? चाहे सेंट्रीपिटल के फ्रेम से करो चाहे सेंट्रीफ्यूगल से करो, कोई फर्क नहीं। ओके सर, ओके क्लियर हो गया अभी ये? यस सर। नेक्स्ट फिर ये तो रोटेटिंग ट्यूब के लिए हो गया, तो रोटेटिंग ट्यूब के लिए ऐसा लिख दिए। अच्छा ये बताओ रोटेटिंग ट्यूब में यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा फिर, एग्जैक्टली यहाँ पे P1 है मान ले, और ये वाले एंड पे अगर निकालना आपको, यहाँ पे P2 है, जो 2 पॉइंट है बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ गया, और ट्यूब की टोटल लेंथ सपोज किसके इक्वल ले लें अपन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्यूब की टोटल लेंथ L है। तो ये जो P2 पॉइंट है तब टोटल लेंथ L आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये P1 रहेगा, तो P1 में L1 की वैल्यू 0 रहेगी। तो एग्जैक्टली अगर प्रेशर देख रहे हो, यहाँ पे जो प्रेशर है इट इज सपोज P1 नॉट, और यहाँ पे प्रेशर सपोज P2 नॉट है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, P2 नॉट माइनस P1 नॉट इज इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और ये जो लिमिट थी L2 की जगह पे हो जाएगा L स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आपकी यहाँ पर और यहाँ पर के प्रेशर के लिए बन जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का। ये लास्ट वाला समझ गए जो एक्सप्लेन किया मैंने, लास्ट वाला, एकदम लास्ट वाला। हेलो एकदम लास्ट वाला, अरे कुछ तो बोलो भाई तुम लोगों में से, ठीक है। जेई लिख के शेयर करना है, क्योंकि नीट में ये नहीं पढ़ाया मैंने, जेई में है पढ़े अपन ने, जेई लिख के करना है कि जेई की क्लास का है ना, नीट में इतनी जरूरत नहीं होती तो इनको नहीं पढ़ाया था मैंने, ठीक है। चलो अगले पेज पे जा रहे हैं अपन, एक और क्वेश्चन अभी, ये हो गया ना अभी, एक और क्वेश्चन, ये हो गया कि नहीं? हेलो हाँ सर। अगला क्वेश्चन ये, दिस इज पेज नंबर 6। देखो इस पे मान लो कोई कंटेनर है ऐसा, और ये कंटेनर बीच में से हम इसको रिवॉल्व कर रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अभी इसमें पानी भरा हुआ मान ले ऐसा, और अब इसको तुम अगर रिवॉल्व करोगे तो क्या होगा, पानी यहाँ पे बीच में से रिवॉल्व कर दिए, कंटेनर में पानी भरा हुआ, यहाँ से रिवॉल्व करोगे तो ये पानी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा कि ऐसा ऐसा कर्व पोर्शन बनेगा, यहाँ पे बी शेप हो जाएगा सर, है ना, कर्व बनेगा ना ऐसा, ये यहाँ से नीचे आ जाएगा और इधर से ऊपर उड़ जाएगा, बराबर है ना, समझ गए? हाँ सर। हाँ
अब इसमें अगर हमें प्रेशर निकालना है तो ये कैसे निकालोगे भाई? तो ये वाले पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा, ये हाइट है h यहाँ पे और ये वाला डिस्टेंस x है सपोज, तो ये जो पॉइंट है दिस इज P, यहाँ पे कितना P नॉट और यहाँ पर भी कितना P नॉट। तो इक्वेशन क्या बन रही हमारी, देखो वर्टिकल से मैं कैलकुलेशन कर लूं तो P माइनस P नॉट इज इक्वल टू एच रो जी, इट इज इक्वेशन नंबर 1। ये वर्टिकल डायरेक्शन से कैलकुलेशन है ना। और हॉरिजॉन्टल से कैलकुलेशन देखोगे तब भी अपन ने ट्यूब वाला एग्जांपल किए थे, हॉरिजॉन्टल से कैलकुलेशन देखोगे तो P माइनस P नॉट इज इक्वल टू, डायरेक्ट फार्मूला क्या रहेगा, ओमेगा रो इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर है। हेलो, अरे समझ गया कि नहीं? हॉरिजॉन्टल से ये दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस P माइनस P नॉट रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, समझ गया? हेलो, यस है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कितना P नॉट है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन सेम है। So therefore h rho g is equals to rho omega square x square by 2। ठीक है, एक टर्म ये आ गया, तो इसमें कौन कौन सा फैक्टर कैंसिल हो गया आपका, रो और रो कैंसिल हो गया। सो एच जी इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड x की वैल्यू यहाँ पे सीधा सीधा निकल के आ जाएगी कि ये जो x की वैल्यू है ये किसके बराबर आ रही है और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है। तो ये निकल के कितना जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2hg डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर का रूट, ये निकल गया आपका। ठीक है, समझ गया? हेलो सर ओमेगा स्क्वायर हॉरिजॉन्टल वाला नहीं समझा सर, बेटा, हॉरिजॉन्टल वाला नहीं समझा सर। ये अभी जो ट्यूब वाला एग्जांपल किए थे ना, ध्यान करना, ट्यूब वाले एग्जांपल में ये दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस कैसे लिख रहे थे ट्यूब वाले पे, देख जल्दी से इसके। ओके सर, ओके, हॉरिजॉन्टल में अगर रोटेशन है तो फिर आप इक्वेशन ऐसी लिख देते हो ना सीधा सीधा। और यहाँ पे अगर आप ये देखोगे जैसे जो एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर का, ये थीटा है और ये h की जगह पे तू y भी ले सकता है यहाँ पे, तो tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पे, इट इज dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये tan थीटा है तुम्हारे पास में। और फिर चाहो तो आप अब इक्वेशन लिख सकते हो यहाँ पे, dy इज इक्वल्स टू इट इज नाउ tan थीटा इनटू dx, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो y और x के टर्म की रिलेशनशिप आपकी बन जाएगी। तो मतलब ये आप रिलेशनशिप जनरेट कर सकते हो, इसलिए मैंने बताया कि वर्टिकल का ऐसे लिखना, हॉरिजॉन्टल का ऐसा लिखना, और ये tan थीटा मतलब dy अपॉन dx है, या फिर आप ये किसके बराबर लिख सकते हो यहाँ पे, x की वैल्यू चाहो तो पुट करके y का आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, समझ गया इसको? सर एक्सिस पे जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक है ना? हाँ, यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक ना, एयर के कांटेक्ट पे आ गया तो, ठीक है। हेलो, हाँ सर। हाँ। ठीक है, तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतनी, अगली क्लास में अपन करेंगे वायंट फोर्स के बारे पे। ठीक है सर, हाँ सर अगर ट्रांसलेशन विथ रोटेशन रहा तो? ट्रांसलेशन विथ रोटेशन तो फिर तो दोनों टर्म को लेके करना पड़ेगा, टोटल एक्सीलरेशन लिख के करना पड़ेगा फिर तो। ठीक है, बट वो मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, अभी अपने को उतना सोचने की जरूरत नहीं है इस पे, है ना। इवन जेई एडवांस लेवल पे भी उतना नहीं सोचना। ठीक है सब वो हॉरिजॉन्टल वाला समझा दो फिर से। ये इक्वेशन जो लिखे हॉरिजॉन्टल वाली, हाँ सर, स्टार्टिंग से। हाँ ठीक है, देख हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन में कुछ नहीं करना है। अपन ने अभी ट्यूब वाला किए थे ना बेटा, ट्यूब वाला एग्जांपल किए थे ना अपन ने। देख ट्यूब वाले एग्जांपल में क्या लिखे थे अपन ने कि अगर कोई ट्यूब ऐसी रोटेट हो रही है मान ले, है ना, और यहाँ पे प्रेशर P नॉट है, यहाँ पे प्रेशर P है और ये डिस्टेंस x है और ये ट्यूब रोटेट हो रही है, तो इक्वेशन क्या बना रहे थे अपन, P माइनस P नॉट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रो इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर है। हाँ सर। इसमें लिख दिया अपन ने सीधे सीधे, अभी समझा? हाँ हाँ समझ गया। ओके
तो ये इसको ऐसे लिख दोगे आप, है ना? ठीक है, अभी इसमें पूरा कंप्लीट नहीं, और आप अभी जो मॉड्यूल है आपके पास में, मॉड्यूल से देख के इसको और सॉल्व करना। मैंने मेथड यहाँ पे बता दिया है, रिलेशनशिप कैसे जनरेट करना है वो भी मैंने बता दिया है ना? ठीक है, समझ गए? हेलो, हाँ ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में करेंगे। ये 1 मिनट, यहाँ पे जो थीटा बना है ना मैंने, 1 मिनट, ये जो थीटा बना ना, ये मिस्टेक है यहाँ पे थीटा पे। ये थीटा एकदम यहाँ से नहीं आएगा, ये थीटा आपका रहेगा, क्योंकि कर्व सेक्शन बन रहा है ना ऐसा, तो जो tan थीटा बनेगा तुम्हारा, ये इस टेंजेंट के लिए थीटा यहाँ तक है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज पे। आज के लिए इतना ही है। बाय सर। बाय सर।